बीती रात से जब से खबर आई है कि रतन टाटा नहीं रहे, तब से हर कोई कहीं ना कहीं कुछ हद तक एक कसक, एक दुख महसूस कर रहा है। फिर वो चाहे कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो या फिर एक कोई कामगर हो, कोई भी शख्स हो, हर किसी को कहीं ना कहीं लग रहा है कि कुछ लॉस है, कुछ मिस हुआ है। तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि हर एक आदमी को एक पर्सनल लॉस फील हो रहा है रतन टाटा के जाने से? यूं ही कोई रतन टाटा नहीं बन जाता। रतन टाटा बनने के लिए क्या कुछ करना होता है, कैसी शख्सियत होती है, यही हम समझने की कोशिश करेंगे। और आप देखेंगे कि ऐसे हजारों किस्से इस वक्त आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं जिसमें रतन टाटा की सादगी हो, उनकी सोच हो, उनकी राष्ट्रवाद के प्रति विचारधारा हो, हर चीज़ के बारे में लिखा हुआ है। ऐसी ही एक बात अभी अरुण जी ने पोस्ट की है अपने ट्विटर सोशल मीडिया अकाउंट पर। उन्होंने कहा कि जब उन्हें मौका मिला था एसपीजी के तौर पर एस्कॉर्ट करके लाने का रतन टाटा जी को, तो उन्होंने पायलट व्हीकल लगवाया। पायलट व्हीकल उनके आगे आगे चल रहा था और पूरा तामझाम था। तो रतन टाटा ने कहा नहीं नहीं, ये सब हटवा दीजिए, मुझे पसंद नहीं है। तो देखिए कि एक शख्स कितनी सादगी भरा था कि उसे वो जो पूरा लाव लश्कर होना चाहिए था, जो सिक्योरिटी होनी चाहिए थी, जिसका सभी लोग मजा लेते हैं, एक प्राइड फील करते हैं, एक पावर आती है, उन्हें वो नहीं चाहिए था। और तब तक वो असहज रहे जब तक वो पायलट कार और वो एसपीजी का पूरा प्रोटोकॉल नहीं हटा। तो कुछ इसी तरह की सादगी भरी शख्सियत थी, जहां पावर तो खूब थी लेकिन ना तो पावर का गुमान था और ना ही पावर को दूसरे पे थ्रो करना था। और यही वजह है कि जब भी वो किसी से मिलते तो एहसास कराते थे कि हाँ, मैं आप जैसा हूं, आपके बीच हूं और आपके लिए हूं। एक शख्स कैसे रतन टाटा एक इंडस्ट्रियलिस्ट होते हुए भी सबका इतना करीबी और प्यारा बन जाता है, यही समझेंगे। आज हमारे साथ पूर्व भारतीय क्रिकेटर सबा करीम यहाँ पर कॉफी पर कुरुक्षेत्र में चर्चा के लिए मौजूद है। अब आप सोच रहे होंगे भाई क्रिकेटर एक उद्योगपति के बारे में बात करने के लिए क्यों मौजूद है, उसका जवाब सबा खुद देंगे। एक गांधी जी हैं जिन्होंने रतन टाटा के ऊपर एक किताब लिखी है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार जिन्होंने वो टाटा बिरला वाले दौर से लेकर आज एंटरप्रेन्योर और स्टार्टअप वाला पूरा दौर देखा है, तो कैसे एक उद्योगपति वक्त के साथ बदलता रहा, ये बताने के लिए प्रदीप जी हैं। सबा जी, सबसे पहले यू आर द लाइक ऑड वन आउट। सब लोग ये सोच रहे होंगे कि हम आज रतन टाटा को याद कर रहे हैं, तो एक क्रिकेटर यहाँ हमारे बीच बैठा है, तो क्या कनेक्शन है? देखिए, कनेक्शन स्पोर्ट्स के साथ है। और मैं उस ज़माने की बात कर रहा हूँ जब टाटा ग्रुप के चेयरमैन हुआ करते थे जे.आर.डी. टाटा। उन्होंने एक तरह से जो उनका उद्देश्य था कि खेल में जितनी भी प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं हर एक डिसिप्लिन में, उनके लिए कोई ना कोई जगह होनी चाहिए, उनको किसी न किसी तरह से प्रमोट करना चाहिए। और उस प्रमोशन के तहत ही टाटा ग्रुप ने हर एक कंपनीज़ में, टाटा ग्रुप की जो कंपनीज़ हैं, हर एक कंपनीज़ ने कई सारे एथलीट्स को हर एक डिसिप्लिन से अपने कंपनी के साथ जोड़ के रखा। जैसे कि मैंने ज्वाइन किया टाटा स्टील 1986 में। तब मैं कॉलेज में पढ़ता था। वहाँ से मुझे पिक किया गया क्योंकि टाटा स्टील को ऐसा लगा कि इस खिलाड़ी के अंदर वो टैलेंट है, इसको अगर हम लोग और सपोर्ट करेंगे तो आगे चल के ये एक अच्छे स्तर तक क्रिकेट खेल सकता है। तो मेरी तरह से कई सारे क्रिकेटर्स, कई सारे एथलीट्स, कई सारे फुटबॉलर्स, कई सारे आर्चर्स, हर एक डिसिप्लिन के लोगों को टाटा स्टील ने हायर किया। उसी प्रकार से जितनी सारी कंपनीज थी, चाहे उस ज़माने में टेल्को हुआ करती थी, टॉमको हुआ करती थी, टाटा केमिकल्स थी, इस तरह की तमाम कंपनियों ने स्पोर्ट्समैन को हायर करना शुरू कर दिया। और उसी लेगेसी को श्री रतन टाटा जी ने भी आगे बढ़ाया। एक बार जे.आर.डी. टाटा जब उन्होंने अपनी वो चेयरमैनशिप से वो उन्होंने छोड़ दिया, उसके बाद इसी लेगेसी को आगे बढ़ाया। मेरा भी एक दो बार रतन टाटा जी से मिलने का मौका मिला था, बहुत साल पहले 1991 की बात है, जब जमशेदपुर में हम लोग 3 मार्च एक फाउंडर्स डे मनाया जाता है। उस समय जे.आर.डी. टाटा भी थे और रतन टाटा भी थे, ये दोनों आए हुए थे। और हम सब लोग जो यंगस्टर्स थे, जो एथलीट्स थे, जो स्पोर्ट्समैन थे, हम सब लोगों के साथ एक बार एक तरह की बातचीत होने, डिस्कशन भी हो रहा था, एक तरह की मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी। उसमें भी उन्होंने, जहाँ मुझे भली भांति याद है, पुरजोर उन्होंने यही कहा था कि आप लोगों को जब भी ज़रूरत पड़े, आप प्लीज़ मुझसे आके मिलिए और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे आपको हर एक सुविधाएं दी जाएं। उस ज़माने की बात कर रहा हूँ जहाँ पर आज के ज़माने हम लोग बात करते हैं ना कि स्टेट से आपको सपोर्ट मिल रहा है एथलीट्स को। हमारे पास ओलंपिक क्वेस्ट शुरू हो गया है, साई ने वो टॉप स्कीम शुरू की है। मैं 1960, 1970, 1980s की बात कर रहा हूँ। वहाँ पर एक ऐसी कॉर्पोरेट कंपनी थी, एक प्राइवेट कंपनी थी, जिसने स्पोर्ट्स को इतना ज़्यादा प्रमोट किया, एथलीट्स को इतना ज़्यादा बढ़ावा दिया। खुद भी कभी क्रिकेट में हाथ आजमाया उन्होंने? नहीं, मुझे तो याद नहीं है, पर खेल का बड़ा शौक था। और वो टाटा ग्रुप की कंपनीज में जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर हुआ करते थे ना, सबों को मुझे लगता है कि ये एडवाइस दिया गया था कि जितने सारे जो एथलीट्स हैं आपके अंडर, आपके कंपनी में काम कर रहे हैं, उनको
इजाज़त है कि आप मैदान में रहें, आप खेलें, ऑफिस में आके काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी एयर इंडिया की भी वही हालत थी उस वक्त। तो इस तरह से कई सारे कंपनीज ने ना बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। यानी कि जो आजकल हम लोग सीखते हैं, जो कल्चर, जो ऑफिस का कल्चर जो अब कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, एम्प्लॉय फ्रेंडली और ये सब, वो तब से चला आ रहा है। तब से चला रहा हूँ मैं, 60s 70s 80s की बात कर रहा हूँ। और अगर टाटा, मैं तो अपना अनुभव ही आपको बता सकता हूँ कि मैंने टाटा स्टील ज्वाइन किया 1986 में, वो भी धनबाद में, जो कि माइंस डिवीजन था। वहाँ पर भी जो सुविधाएं जो थी वो भी उस ज़माने में बहुत शानदार हुआ करती थी। उसके बाद जमशेदपुर, जो कि टाटा नगर के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर जिस तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं एक कॉमन एम्प्लॉय के लिए भी, वो भी लाजवाब रही हैं। और उसमें जेआरडी टाटा से लेकर रतन टाटा तक इन सब का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और इसीलिए एक तरह से स्पोर्ट्स सिटी कायम हो गई है वहाँ पर, इतने लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये एक एस्पेक्ट था जो मतलब ठीक है, हमें पता था कि भाई टाटा हमारे घर में है, हमारे नमक में है, हमारे खाने पीने में है। अगर हमें रिजॉर्ट जाना है तो भी टाटा है, अगर हमें हवाई यात्रा करनी है तो भी टाटा है। तो हर जगह टाटा जो है हमारे जीवन में रच बस गए हैं। और अब तो जब टीसीएस के आने के बाद तो बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिसमें भी टाटा है। तो हर जगह कहीं ना कहीं टाटा है। लेकिन ये जो खिलाने से लेकर खिलाड़ी बनाने तक, इस शख्स ने अपनी ग्रोथ जो है इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा की। जब इन्हें एक सक्सेसर के तौर पर चुना गया तो वहाँ से लेकर और आज जो बैलेंस शीट है वो बहुत कुछ बयां करती है। लेकिन उस बैलेंस शीट के बियॉन्ड ये सबसे कैसे जुड़ गए? आपने तो उनके बारे में लिखा है गांधी जी, तो क्या था, व्हाट वाज दैट एक्स फैक्टर? देखिए, जब इन्हें सबसे पहले जो रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी 1960 में, वो थी नेल्को कंपनी की, और वो बहुत बुरी हालत में थी। और उसके बाद में जब वो वापस आए अमेरिका से अपने आर्किटेक्चर पूरे करके, तो उनको जो अनुभव हुआ ना कि उन्होंने खुद शॉप फ्लोर पे काम किया। अब शॉप फ्लोर पे काम करने का मतलब ये है कि उन्हें डायरेक्ट एक्सपीरियंस मिले। उन्हें खुद अपने हाथ से सब काम करते थे, सफाई से लेकर सामान उठाना, सबसे बात करना। तो उनका जो डायरेक्ट, जो एम्प्लॉय से जो डायरेक्ट इंटरेक्शन था, वो एज ए टाटा समूह के मतलब आगे भावी जो वो है, वो नहीं है। वो है एक ऐसे व्यक्ति जो सबसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, सबसे सीख रहे हैं। क्योंकि जब नेल्को कंपनी में इन्होंने अपने कुछ विचार रखे थे तो जेआरडी जी नहीं माने थे। ओके। तो जब नहीं माने थे तो उनको महसूस हुआ था कि मुझे मतलब कुछ करने की ज़रूरत है। तो उन्होंने अपनी वहाँ से आइडियोलॉजी फॉर्म करनी शुरू करी। और इसीलिए एक वो कारण भी था कि वो पहले उन्होंने विचार बना लिया था कि वे यूएस में ही जाके सेटल हो जाएंगे। लेकिन उनकी दादी के कहने पे वापस आ गए वो। और 91 में जब उन्होंने लीडरशिप दी, और तो उन्होंने खुद बताया एक बार कि जो उनके जेआरडी से जो संबंध बने, जो बिल्कुल भावनात्मक संबंध जो बन गए, वो थे उनका जो शौक था वो फ्लाइंग का। जैसे अभी बता रहे कि जैसे स्पोर्ट्स में, तो वो फ्लाइंग उनका था। वो फ्लाइंग, मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी देखिए कि मतलब स्पोर्ट्समैन भी हैं और फ्लाइंग भी। हाँ, जेआरडी को भी शौक था। जेआरडी तो एविटेज जाने ही जाते हैं, तो ये भी इनको भी बड़ा शौक था। और ये उसी दौरान, मतलब जो फ्लाइंग के दौरान एक दूसरे से जो इंटरेक्शन करते थे, वो कह रहे हैं हमारे उससे जो रिलेशन है, वो आपसी जो विश्वास है वो जम गया। और उसके विश्वास जमने से इन्होंने, जब जेआरडी ने हैंड ओवर कर दिया 91 में, तो एक अच्छी बात ये थी कि उस समय लिबरलाइजेशन शुरू हुआ देश में, और उसका फ़ायदा इनको मिला और इन्होंने उसका लाभ उठाया। लेकिन उन्होंने साथ साथ एक काम ये किया था कि जो कंपनीज थी, वो टाटा ग्रुप्स की जितनी भी कंपनीज थी, वो थोड़ा स्केलेट टाइप थी। मतलब थी टाटा ग्रुप में ही, लेकिन वो सब इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर रही थी। तो इन्होंने क्या किया कि उन सबको एक ही अम्ब्रेला में लाने की कोशिश की, और उसके लिए इनको बहुत सारा विरोध झेलना पड़ा। और विरोध झेलना पड़ा क्यों? क्योंकि उस समय जेआरडी भी जिंदा थे पहले 2-3 साल तो, और साथ साथ जो एमडीज थे उनके पास बहुत सारी इंडिपेंडेंट पावर थी, वो उस पावर को कटेल करना नहीं चाहते थे। तो अब वो बहुत सारी समस्याएं थी। लेकिन ये धीरे धीरे इन्होंने सबको अपने दायरे में मोल्ड कर लिया, और साथ साथ दिखाया कि देखो इसका फ़ायदा क्या है। और उन्होंने दिखाया है कि इनका लाइफ टाइम देखा जाए तो करीब 50 टाइम्स उन्होंने प्रॉफिट किया उसका, 40 टाइम्स उन्होंने इसका रेवेन्यू दिया। तो उसका लोगों ने भी देखा कि हाँ, कि जो इनकी पॉलिसीज हैं देखने में थोड़ा स्ट्रिक्ट लग रही हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट है नहीं वास्तव में उसमें जान है। और जो एम्प्लॉय से जो इनका विश्वास जमता है, वो विश्वास केवल ऐसी बातों से नहीं बनता। वो जो नीतियाँ हैं, जैसे अभी सभा जी ने बताया कि वो प्रमोशन देते हैं, आपके अंदर जो भी स्किल्स हैं वो उसको प्रमोट करते हैं।
बिल्कुल, अभी एक ऐसा ही किस्सा पीयूष गोयल जी ने भी शेयर किया है, जिसमें पीयूष गोयल बता रहे हैं कि किस तरह से वो न्यूयॉर्क के होटल में जाते हैं ताज ग्रुप के, और वहाँ पर लिफ्टमैन उनको जो मिलती हैं, वो कहती हैं कि होटल का मालिक मेरा दोस्त है और वो मालिक हैं रतन टाटा, और वो कहती हैं उन्होंने मुझे मुंबई बुलाया, मुंबई दिखाने के लिए, इंडिया दिखाने के लिए। तो एक मालिक एक लिफ्टमैन के साथ इतना कनेक्टेड हो कि आप उस एम्प्लॉय की इतनी कद्र करें, तो ये तभी संभव है जब उस मालिक का नाम रतन टाटा हो। एक और बात है ना कि हाउस ऑफ टाटाज का सबसे पिवटल जो पॉइंट रहा है वो हमेशा से एम्प्लॉय वेलफेयर रहा है, और इस पर जेडी टाटा ने भी काम किया और रतन टाटा ने भी उसी काम को आगे बढ़ाया है। वो जो कनेक्ट है ना विद द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय, उसका महत्व बहुत ज़्यादा है टाटा। और वो आज तस्वीरों में दिख रहा था जब हजारों की तादाद में जो तमाम एम्प्लॉयज़ थे वो वहाँ पर आए हुए थे उनको आखिरी विदाई देने के लिए। प्रदीप जी, एक बार फिर से अगर आए कि रतन टाटा ने जो जिक्र गांधी जी ने किया कि वो दौर भी देखा जब ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन हुआ। एक वो दौर था जब सिर्फ 2 नाम सुनते थे हम, अपने आप को टाटा बिरला समझा है, ठीक है, और उसके बाद वो दौर आ गया जहाँ पर हर कोई स्टार्टअप के साथ एंटरप्रेन्योर बन जाता है। तो किस तरह का ट्रांजिशन आपने उनके अंदर देखा? नहीं, आपने शुरू में एक बात कही, बियॉन्ड बैलेंस शीट। सवा भाई ने एक बात कही, एम्प्लॉय वेलफेयर की। तो इन दोनों को अगर आप मिलाकर देखें, बियॉन्ड बैलेंस शीट की जब बात करें तो आपने अभी कहा कि टाटा बिरला की बात होती थी। टाटा का मतलब क्या, आम आदमी से अगर आप पूछिए तो एक ही बात, क्वालिटी, कि अगर टाटा का प्रोडक्ट है तो क्वालिटी की गारंटी है। तो इसको किस तरह से टाटा, रतन टाटा समझते थे, उनके बोर्ड के भी मेंबर उस तरह से नहीं समझते थे। आपको याद होगा डीटीएच बिजनेस में टाटा ग्रुप आया, उसके बाद उसको एक्सपेंशन के लिए उन्होंने स्काई कंपनी जो है उसको एक्वायर किया। बोर्ड की मीटिंग हुई कि भाई नई कंपनी का नाम क्या रखा जाए, तो बहुत सारे 10-12 नाम दिए गए, किसी में टाटा शब्द नहीं था। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, तो सबने कहा कि अभी अभी नैनो फेल हुई है, मार्केट में हमारी इमेज बहुत ख़राब हो गई है, नैनो के कारण जो है टाटा ग्रुप की इमेज ख़राब हो रही है। इस समय नई कंपनी लॉन्च करे, नया प्रोडक्ट, और उसमें टाटा का नाम हो तो नुकसान हो, उनका कोई सवाल ही नहीं। टाटा का नाम तो ज़रूर होगा, अगर टाटा ग्रुप का प्रोडक्ट है तो उसमें टाटा से लोग क्या समझते हैं ये शायद आप लोग नहीं समझते। एक बात तो उनकी ये थी। दूसरा एक किस्सा आपको बताता हूँ। रतन टाटा ने, आपको मालूम है कि बहुत बाद में टाटा ग्रुप ने वो इसमें पैसेंजर कार बिजनेस में आए, पहले कमर्शियल बिजनेस के लिए, अरे ऑटोमोबाइल के लिए जाने जाते हैं। तो वो फोर्ड मोटर्स के हेडक्वार्टर गए, उनका जब प्रोडक्ट पहले इंडिका लॉन्च किया, उसके बाद एक और कार लॉन्च की, चल नहीं रहा था, तो गए कि आप हमारा कार का बिजनेस खरीद लीजिए। तो बोर्ड मेंबर सारे बैठे हुए थे फोर्ड ग्रुप के, सब हंसने लगे, बोले आप ट्रक बनाने वाली कंपनी कार बनाने में कहाँ चले गए, आपको तो कार की बिजनेस का कोई पैसेंजर कार का एक्सपीरियंस है नहीं। फिर कहा ठीक है हम इस पर विचार करेंगे, लेकिन अगर हम इसको खरीदेंगे तो आप पर एहसान करेंगे। ये बात है 1999 की। रतन टाटा लौट कर आए, फिर दोबारा बात नहीं की। 2008 फोर्ड की दो उनके बड़े प्रोडक्ट JLR, जैगुआर और लैंड रोवर, दोनों खरीद लिए। और उस समय जो फोर्ड ग्रुप के चेयरमैन थे बिल फोर्ड, उन्होंने कहा, जो CEO थे टाटा ग्रुप के, उनसे कहा कि रतन टाटा ने हमारे ऊपर एहसान किया है इसको खरीद कर। उनसे कंपनी चल नहीं रही थी जी। इसी तरह से आप ब्रिटेन में देखिए, कोरस जो स्टील बिल्कुल कंपनी है, उसको जिस तरह से एक्वायर किया। तो अपने में भरोसा, अपने पर जो विश्वास होता है कि हम ये कर सकते हैं, तो आज उसे और दूसरों को बढ़ाने की बात, एम्प्लॉय वेलफेयर ही नहीं, आज देश में जितनी स्टार्टअप कंपनियां हैं उनमें से 46 प्रमोट की हुई हैं टाटा ग्रुप की। तो नए लोगों के बारे में इनोवेशन, इसको किस तरह से प्रमोट करते थे, वो किस तरह से सोचते थे। एक किस्सा आपको और बताता हूँ कि उनकी जो बिजनेस इंस्टिंक्ट है। एक कंपनी थी पब्लिक सेक्टर की, विदेश संचार निगम, VSNL नाम था उसका, उसको सरकार प्राइवेटाइज करने जा रही थी। तो 2 बड़े बिडर थे उसके, टाटा ग्रुप, दूसरा अंबानी ग्रुप। तो बोर्ड की बैठक हुई, इसमें तय हुआ कि क्या बिड की प्राइस का रखी जाए। रतन टाटा को, मतलब उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि पता नहीं कैसे उनको ये लगा कि हमारे यहाँ से कोई गड़बड़ कर रहा है। तो उनको लगा कि प्राइस जो है हमारा
लीक हो जाएगा। ओके। तो सब कुछ फैसला हो गया। उन्होंने कहा जो प्राइस है उसको टाइप मत कराइए, उसको हम हाथ से लिखेंगे। तो मीटिंग से निकले, अपने कमरे में आए, जो तय हुआ था उससे कुछ थोड़ा सा बढ़ाकर उन्होंने लिखा। और दूसरे ग्रुप का जब बिड खुली तो एग्जैक्टली 1 रुपये ज़्यादा था जो उनकी बोर्ड की मीटिंग में तय हुआ था। बीएसएनएल टाटा का हो गया। तो इस तरह का जिसके पास एक्यूमेन हो, इंस्टिंक्ट हो, बिजनेस की समझ हो। और अभी कोई किसी को हम सुन रहे थे, स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट हैं, वो कह रहे थे कि ये जब लॉन्च हुआ टाइटन ग्रुप, टाइटन कंपनी जब लॉन्च हुई, तो बोले उस समय हम उस समारोह में, उस फंक्शन में थे, ऐसा लगता था कि हर एम्प्लॉय को ये लग रहा है कि हम ओन करते हैं इस कंपनी को। हाँ, ये जो फीलिंग है, ये फीलिंग तो बिल्कुल है। आप टाटा ग्रुप्स के होटल्स में नौकरी चले कर जाइए। रहे हैं, जी। ये फीलिंग कम आती है। हमारी ओनरशिप है इस कंपनी में। और ये तभी आ सकता है जब मालिक की ओर से इस तरह का आपको भरोसा दिलाया जाए, इस तरह का कॉन्फिडेंस दिलाया जाए और इस तरह का ट्रीटमेंट दिलाया जाए। तो उन्होंने जो भी इस देश में चांदी का चम्मच लेकर पैदा होने वाले लोग हैं, उनके लिए रतन टाटा बहुत बड़ा उदाहरण है कि पैर जमीन पर रहना चाहिए। बिल्कुल। और इसका एक आप उदाहरण, कितने बड़े हो गए हैं, कितना पैसा है, कितना बड़ा एम्पायर है, कितनी कंपनियां खड़ी की हैं, ये सब चीजें एक तरफ है। अगर आप अपने एम्प्लॉय को, जो अभी आपने उदाहरण दिया, पीयूष गोयल ने जो बताया, अगर उससे इस तरह का रिश्ता नहीं बनाते हैं तो वो कंपनी में उस एम्प्लॉय का उस तरह का स्टेक नहीं होगा। इमोशनल और इस तरह का स्टेक जो है वो नौकरी की तरह करेगा, जहां अच्छी अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी मिली चला जाएगा। और ये जो कैरेक्टर है एम्प्लॉयज का, क्योंकि जो रिलेशन के बाद बनता है, वो 26/11 के हमलों में देखा भी। टाटा ग्रुप की एम्प्लॉयज का जो कंडक्ट था, जिसमें एक जूनियर एम्प्लॉय से लेकर जो उनके होटल के जो जीएम थे, उनका जो कंडक्ट रहा अपने परिवार को लॉस करने के बावजूद भी, तो वो टाटा ग्रुप की और रतन टाटा की जो पूरी की पूरी फिलॉसफी थी, उसी को कहीं ना कहीं एग्जिबिट कर रहा था कि वो तमाम एम्प्लॉयज जो हैं, जब तक आखिरी बंदा होटल से बाहर नहीं चला गया सुरक्षित, तब तक वो लोग वहीं होटल के अंदर अपनी ड्यूटी को उसी तरह से अपनी जान की परवाह किए बगैर निभाते रहे। और रतन टाटा भी वहां पर अपने एक एक एम्प्लॉय का उन्हें नाम मालूम है, जो वहां पर काम कर रहे थे, उस वक्त फंसे हुए थे, और उनकी देखभाल करना, पोस्ट ट्रॉमा में उनका ख्याल रखना, ये सब भी रतन टाटा ने किया। और जो पूरा का पूरा ऑपरेशन चल रहा था, उसमें जिस तरह से वो लगातार अपने एम्प्लॉयज़ की सुरक्षा के लिए खड़े रहे। और जब उनसे कहा गया, ऐसा किस्सा मैं पढ़ रही थी कहीं, कि भाई ज़रूरत पड़ेगी तो हमें बहुत सारा होटल का हिस्सा है जैसे बॉम्ब करना पड़ सकता है, उन्होंने कहा कोई फ़र्क नहीं है, पूरा बॉम्ब कीजिए, बट लेकिन ये कोई जिंदा, ये जो टेररिस्ट हैं वो नहीं बचने चाहिए, देश उनको पनिश करना चाहिए। तो इस तरह तो जो सोच है वो भी हर जगह दिखती है। और जिस तरह से हमने जिक्र किया अभी प्रदीप जी ने, कि वक्त के साथ वो अपने आप को नई टेक्नोलॉजी, नई तरह से इम्बाइब करने में हमेशा आगे रहे, जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे, भले ही उनके लिए उन्हें लड़ना ना पड़े। इसका अरुण जी ने अपने ट्वीट में भी, अरुण यादव में उन्होंने जिक्र किया है कि जब एस्कॉर्ट करके वो ले जा रहे थे, एसपीजी का पूरा प्रोटोकॉल था, तो वहाँ पर सफारी गाड़ियाँ भी यूज़ होती थी और BMW ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी थी। तो उन्होंने पूछा कि आपको बुरा तो नहीं लगा कि हम लोग BMWs पर आ गए हैं? तो उन्होंने कहा बुरा क्या लगना है भाई, अगर मार्केट में रहना है तो कंपटीशन में भी रहना है और कॉम्पिटिटर से सीखना भी है। जाहिर सी बात है उसमें कुछ अच्छा आपको लगा होगा, इसीलिए आपने उसको ऑप्ट किया है। अब मेरा काम यह है कि मैं जब लौटूंगा, जाऊंगा, तो पूरी एक टीम बनाऊंगा ये पता करने के लिए उसमें ऐसा अच्छा क्या था जो आप उसकी तरफ गए, और अगली बार आपको सफारी में वो तमाम फीचर्स दूंगा। तो ये सोच, ये विजन ही है शायद उनका, जो आज इतने बड़े पैमाने पर उन्होंने अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर लिया। ये आपकी बात सही है। मैंने एम्प्लॉय रिलेशन के ऊपर मैं आपको एक पर्सनल उदाहरण देता हूँ मैं। मेरा बेटा जब IIM में था तो इंटर्नशिप के लिए उसका सिलेक्शन टाटा स्टील में हुआ था, और वहाँ पे वो गया, उस अच्छी खासी रकम भी मिली उसको, और इंटर्नशिप के 2 महीने की थी, और उसी के दौरान कंफर्मेशन लेटर भी आ गया, 1 साल के बाद कोर्स होगा तो ज्वाइन कीजिए, वो मतलब ऑफर लेटर भी दे दिया उन्होंने। तो ऑफकोर्स वो तो क्योंकि अपना स्टार्टअप खोलना चाहता था इसलिए उसने ज्वाइन नहीं किया, लेकिन वो उसकी यादें बहुत ताज़ा हैं। तो वो मतलब जो इनके जो बॉस थे, उन्होंने जो पर्सनल मैसेज कन्वे किया इनको कि हम चाहते हैं कि आप जैसा जो युवा है वो हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ रहे, क्योंकि वो स्पोर्ट्स में भी अच्छा, टेनिस अच्छा खेलता है वो, और लेकिन उसका मन नहीं था, उसने कहा तो मुझे तो खाली अपना स्टार्टअप ही खोलना है। तो ऐसे एक्सपीरियंस ही है। देखिए वो इंटर्न को भी मतलब ध्यान रख रहे हैं
वो तो एम्प्लॉय करंट कितने सारे क्रिकेटर्स हैं जो वहाँ से निकले हुए हैं, राइट फ्रॉम रवि शास्त्री, दिलीप वेंगसाकर, ओके, किरण मोरे, सौरव गांगुली अभी भी टाटा स्टील अच्छा में ही टाटा है, स्टील से खेल, अजीत आगरकर, कितने सारे क्रिकेटर्स हैं वो सब टाटाज में ही है। इसीलिए मैंने कहा ना, जो टाटा हाउस ऑफ टाटाज ने एक टाटा स्पोर्ट्स क्लब कायम किया था, वो अभी भी है। उसमें हर एक कंपनी में मल्टी डिसिप्लिन स्पोर्ट्स इंटर कंपनी मैचेस हर साल हुआ करते हैं, बहुत ही कंपटीशन के साथ वो सारे मैचेस होते हैं। और उसमें क्रिकेट का ही अगर मैं उदाहरण ले लूँ तो कई सारे जो प्लेयर्स हैं अलग अलग कंपनीज में काम ज़रूर करते थे, पर साल में एक बार मुंबई में हमारा इंटर कंपनी टूर्नामेंट हुआ करता था, वहाँ पर सभी खिलाड़ी आपको नज़र आएंगे। संदीप पाटिल भी खेल चुके हैं, वेंगसाकर का मैंने नाम लिया, किरण मोरे, इतने सारे जो क्रिकेटर्स हैं सब के सब किसी न किसी कंपनी के साथ जुड़े हुए थे। और एक और बात है, टाटाज में एक ज़माना ऐसा भी आया था कि बड़ी बड़ी कंपनियों ने ना एथलीट्स को हायर करना शुरू किया था, पर वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पे, कि 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बाद फिर हम देखेंगे आपके परफॉर्मेंस पे, फिर हम रिन्यू करेंगे। कई बार रिन्यू नहीं होता था, पर टाटा हाउस ऑफ टाटा या फिर टाटा स्टील एक ऐसी कंपनी थी जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं, परमानेंट एम्प्लॉय के रूप में क्रिकेटर्स या एथलीट्स को हायर किया है। और कई सारे अभी भी जुड़े हुए हैं, जैसे कि सौरव गांगुली, वो अभी भी टाटा स्टील के साथ ही हैं। अब मैंने काम किया है 20 साल टाटा स्टील के लिए, ओके, और क्रिकेट भी खेला। क्रिकेट के बाद जब रिटायर कर गए तब भी मौका दिया गया कि अगर आपको किसी भी एरिया में और ज़्यादा एक्सपोर्ट हासिल करनी है, काम करना है, वहाँ पर भी आप कीजिए। तो ये भी खुद आपको छूट है कि आप अगर आप चाहें तो आप और मेहनत करके एक तरह से अलग किस्म से भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसीलिए लॉयल्टी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहती है टाटाज में। आप बहुत कम बार आपने सुना होगा कि टाटा स्टील या टाटा कंपनी को जो एम्प्लॉई है वो बहुत जल्दी स्विच ओवर कर रहा है अलग अलग कंपनीज में, क्योंकि इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस में रेम्यूनरेशन, इन टर्म्स ऑफ रेम्यूनरेशन, वो हमेशा से लोअर रहा है टाटा हाउस ऑफ टाटा का, टाटा कंपनीज का, बट स्टिल एम्प्लॉय प्रेफर करते हैं टाटा कंपनीज में काम करने के लिए। सिक्योरिटी है जो आप कह रहे थे कि जो भरोसा, जो नाम के साथ, एक ब्रांड के साथ जो अश्योरेंस आती है ना कि हाँ टाटा है तो सब ठीक ही होगा, तो वो शायद एम्प्लॉयज को भी फील होता है। हाँ बिल्कुल, क्वालिटी का भरोसा है। दूसरी बात आप देखिए, देश में बहुत सारी कंपनियां फैमिली ओन्ड बिजनेस बहुत हैं। टाटाज भी थे एक समय, रतन टाटा ने उसको प्रोफेशनलाइज किया, फैमिली से बाहर निकाल कर ले गए। ऐसा नहीं कि फैमिली के लोग नहीं हैं, लेकिन आज टाटा ग्रुप फैमिली ओन्ड बिजनेस नहीं है। जो आज सीईओ हैं उनका रतन टाटा या उनके परिवार से किसी तरह का दूर दूर तक का कोई संबंध नहीं है। तो हर कंपनी को एक अलग आइडेंटिटी देने का काम, और जिसको सौंपा उस पर भरोसा करने का काम। ये नहीं कि मतलब हमने सीईओ बना दिया लेकिन जो है बैक सीट ड्राइविंग हम करेंगे, इस तरह का नहीं। आपको पूरी छूट है, कंपनी को आगे परफॉर्म कीजिए या फिर हट जाइए। तो उन्होंने ये जो ट्रेंड है अपने देश में फैमिली ओन्ड बिजनेस का, कि जिसने कंपनी शुरू की अगला मालिक उसका बेटा ही बनेगा। एक समय तो बिरला में ये था कि अगर घर में बेटा पैदा नहीं हुआ तो नई कंपनी नहीं खुलेगी। अच्छा, हाँ क्योंकि उसको ओन कौन करेगा, उसका वारिस कौन होगा। टाटा ने इसको पूरी तरह से अलग किया। तो ये जो वंशवाद की बात हम लोग करते हैं, परिवारवाद उसको नहीं है। परिवारवाद, वंशवाद, उससे अलग कैसे किया, प्रोफेशनलाइज कैसे किया, कि कंपनी जो है, बिजनेस जो है, प्रोफेशनल लोगों का काम है। फैमिली ठीक है, फैमिली में अगर कोई प्रोफेशनल है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, इसलिए उसको रिजेक्ट नहीं कर देंगे। लेकिन वो प्रोफेशनल नहीं है, केवल फैमिली का मेंबर है इसलिए बिजनेस मिल जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये टाटा ने करके दिखाया। ए.के. गांधी जी, आपने जब उनके बारे में लिखी जब किताब, तो बहुत लोगों से, उनके करीबियों से मुलाकात की हो, कोई ऐसा किस्सा जो आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को, कुछ ऐसी चीज जो पर्सनालिटी की निकल कर आई हो? एक्चुअली सही बात ये है कि मतलब कि वो खुद भी अपने जो एनेक्डोट्स हैं कोई खास शेयर नहीं करना चाहते। अच्छा, हाँ, तो वेरी वो रिजर्व, बहुत रिजर्व हैं। लेकिन जो भी जैसे छन छन के कुछ बाहर आ जाते हैं कहीं से, किसी सोर्स से, या जैसे 20-25 साल पहले उन्होंने कुछ इंटरव्यू दिया एक आध, उससे तो उसमें 2-3 चीज़ें बहुत स्पष्ट आती हैं। एक तो ये कि वो कह रहे हैं कि आई टेक डिसीजन फर्स्ट एंड देन मेक इट कम ट्रू। वो एक उनका है कि पहले मैं लेता हूँ, उसके बाद में जो भी मेरे को उसमें चेंजेस करने हैं, जो भी करना है वो मैं बाद में करूँगा, लेकिन डिसीजन मेरा फाइनल होगा। तो इस तरह से वो उनका जो आत्मविश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो एक बहुत हाई लेवल का है। और फिर दूसरा, इन्होंने मतलब अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में बहुत कुछ बताया नहीं कभी। तो इसलिए जब मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा स्टिक टू फैक्ट्स, फैक्ट्स के बारे रहो, तथ्य पे बात करो, क्यों मेरे बारे में क्यों लिखना चाहते हो, आप टाटा के बारे में लिखो, मेरे बारे में मत लिखो। तो इस तरह से, और हैं तो सच्चे रतन हमारे
देश के सच्चे रत्न है वो, उसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल, और अब तो उनके लिए भारत रत्न की भी मांग हो रही है। और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि स्टिक टू फैक्ट्स, वो कितने सोबर रहे। एक इंटरव्यू को ही मैं सुन रही थी प्रदीप जी, तो ये कहा गया कि उनकी दादी जो है उस जमाने में उनके पास रोल्स रॉयस, क्योंकि टाटा परिवार था तो गाड़ी थी, और रतन टाटा और उनके भाई जिमी टाटा को स्कूल से पिक करने के लिए जब बॉम्बे में पढ़ रहे थे तो वो गाड़ी जाया करती थी। और रतन टाटा को बड़ा ऑड लगता था कि बच्चों की अटेंशन उस गाड़ी पे बहुत ज़्यादा हो जाती थी आसपास के लोगों की, तो उनको वो अटेंशन बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो इसलिए ड्राइवर से कहते तुम गाड़ी लेके आगे चलो, हम पीछे पीछे पैदल आ रहे हैं। अब वो है कि शोई चीज़ें पसंद नहीं करते थे, तो इसीलिए जो पहले भी एक एग्जाम्पल आ गया, तो वो शो में बिल्कुल सादगी भरा जीवन है उनका। आप उनके कपड़े भी देखिए, वैसे भी बातचीत करने से भी आपको कभी लगेगा नहीं ये कुछ मतलब आपने कुछ शो ऑफ करना चाह रहा है या इतना पावरफुल व्यक्ति है वो, इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो हर एक से, इवन एम्प्लॉय से, किसी से भी आराम से बात कर रहे हैं। एक बहुत ही अम्यूजिंग वाकया है, टाटा स्टील में जब मैं काम कर रहा था, टाटा हाउस, टाटा सेंटर कैलकाटा में, तो जब भी रतन टाटा मुंबई से आते थे तो एयरपोर्ट पे उनके कंपनी की पुरानी सी मर्सिडीज़ गाड़ी हुआ करती जो हमेशा जाती थी उनको लाने के लिए, उनकी फेवरेट गाड़ी थी। एक दिन ऐसा आया कि वो गाड़ी ख़राब हो गई और जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो हेड हैं वो बेचारे बहुत परेशान हो गए, अब क्या किया जाए। तो टाटा बॉम्बे हाउस पहले फ़ोन किया गया, गाड़ी बन नहीं पा रही है, कैसे क्या करेंगे। तो रतन टाटा जी को बताया गया कि भाई वो आपकी जो गाड़ी है वो आज अवेलेबल नहीं है। ऐसे कोई भी एनी कार, जो सेंड मी एनी कार, परफेक्टली फाइन विद दिस। तो इवेंचुअली हम लोगों ने कुछ उस वक्त इंडिका शुरू हुई थी, यहाँ तक मुझे याद आ रहा है, वही गाड़ी भेजी, वेरी कंफर्टेबली केम टू टाटा सेंटर। नहीं, कहा तो ये भी जाता है कि बॉम्बे में जब उन दिनों इंडिका को लेकर काफी क्रिटिसिज्म चल रहा था, लोगों को शो ऑफ, और कहते थे कि इंडिका तो टैक्सी कार है, तो मुंबई में जब भी वो ट्रैवल करते थे उस परसेप्शन को तोड़ने के लिए ही यूज्ड टू ट्रैवल इन इंडिका, कि ये परसेप्शन, भाई जो आदमी जैगुआर लैंड रोवर हम लोगों को बेच रहा है वो खुद इंडिका में चल रहा है, कि बताने के लिए पैसेंजर कार है तो मैं भी मतलब इसमें ट्रैवल कर रहा हूँ। तो दिस इज व्हाट ही वाज, आई गेस। भारतीयता देखिए उनकी। हाँ। आपको मालूम होगा, बहुत से लोगों को मालूम होगा कि टाटा परिवार की सिमेट्री फ्रांस में है। जेआरडी टाटा का अंतिम संस्कार वहाँ पर हुआ था, वहाँ दफनाए गए थे, जो भी उनका ट्रेडिशन है। टाटा का अंतिम संस्कार यहाँ बॉम्बे में हो रहा है, क्रिमेशन हो रहा है। वो चाहते तो इसका मतलब है कि वो अपनी विल कर गए थे कि किस तरह से होगा, वरना तो फ्रांस में परिवार की सिमेट्री है, वहाँ जा सकते थे। तो ये तभी आ सकता है जब आप में अपने देश के प्रति बिलोंगिंग का भाव हो। ये देश हमारा है, हम इस देश के नागरिक हैं, हमारा जुड़ाव इस देश से है। उनके अपने खुद के शब्द हैं कि आई एम प्राउड टू बी इन इंडिया एंड आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। तो वो बड़े युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। इसलिए आप देखते हैं उनके आज जो कार्यक्रम में बहुत सारे युवा जुटे हैं। हाँ, बहुत बड़ी तादाद में। मुझे खुद इतना दुख है कि मैं खुद क्यों नहीं गया वहाँ पे, तो मैं जा नहीं पाया, मेरा थोड़ा कुछ प्रियोकुपेशन से। तो लेकिन एक बहुत बड़ी बात है कि इतने सारे युवा जो जुट रहे हैं वो उनके साथ इसीलिए जुट रहे हैं कि वो केवल सक्सेस का एक मंत्र नहीं है, वो साथ में दिखा रहा है कि हमारे जो बेसिक जो मूल्य हैं, हमारी वैल्यूज, जो इंडियन वे ऑफ लाइफ है वो क्या है, और वो उसका वो प्रतिनिधित्व बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं अपने जीवन में और दिखा रहे हैं लोगों को कि क्राइसिस। अभी देख, ये जो आईपीएल का नाम क्या हो गया, टाटा आईपीएल हुआ है ना, कि कुछ साल पहले वो जो कंट्रोवर्सी हुई थी चाइनीज कंपनी को लेके, वीवो को लेकर, वो हम टाइम था ही नहीं जब उन्होंने बेल आउट कर गए थे वो। तो बीसीसीआई स्ट्रगल कर रहा था, कोई ना कोई तो आ जाए, हु स्टेप्ड इन हैज टू बी टाटाज, और वो इसी वजह से हुआ बिकॉज जब जरूरत पड़ती है तो वो देश का नमक नहीं, वो देश के लिए खड़े ही उस वक्त ये नहीं सोचना है कि क्या वो प्रॉफिटेबल वेंचर है कि नहीं, उस वक्त यही देखना है कि मैं देश के लिए क्या कर सकता हूं। एंड इनफैक्ट ड्यूरिंग कोविड आल्सो जिस तरह का डोनेशन उन्होंने दिया और जिस तरह से जितने भी समाज को जितना किया, अपने एम्प्लॉइज के लिए जिन्होंने अपनी जान गंवाई, उनको के लाइफ लॉन्ग आपकी सैलरी आती रहेगी, बच्चों की एजुकेशन आप ध्यान रखेंगे, और साथ ही साथ जितने भी सुरक्षा कर्मी वहां पर सर्विसेज में लगे हुए थे, तो कहा गया था कि टाटा ग्रुप के जितने भी होटल्स, रिजॉर्ट्स हैं, तो उनके रहने की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था वहां से की जाएगी। उनका उनका टोटल विजन है, मैं शायद उसको सम अप कर सकता हूँ 2 पॉइंट्स में। एक है उनका एम्फेसिस ऑन रिसर्च एंड दूसरा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो मानव संसाधन पे उन पर बहुत ज़्यादा जोर है। अब वो चाहे खिलाड़ी के रूप में हो या उनके वर्कर्स के रूप में हो, उनके बच्चों की एजुकेशन है, एम्प्लॉइज के बच्चों की एजुकेशन है, या उनका और वैसे डेवलपमेंट है उसमें। और दूसरा रिसर्च तो बताया है ये, और कि बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारे इंडिया के जो फेमस, जैसे IISc भी है, तो वो सब इनकी देन है।
या इनके परिवार की देन है। और वो एक बहुत बड़ा वो है, क्योंकि इनका मानना यही था कि ये दो चीज़ें अगर मिल जाएंगी देश को, तो हमारे जो देश को डेवलप कंट्री होने से कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल। और अभी उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि भाई अब आपने इतना सब कुछ, आपके 1 मिलियन से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, इतने देशों में आपका बिजनेस है, इतना वेंचर है, तो व्हाट नेक्स्ट? तो उन्होंने कहा था कि मैं अपना बिजनेस फॉर श्योर एक्सपेंड करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपना बिजनेस नहीं एक्सपेंड करना चाहता हूँ। मैं उन एरियाज में बिजनेस एक्सपेंड करना चाहता हूँ जो मैं बिजनेस के साथ साथ लोगों को एम्प्लॉयमेंट और हैप्पीनेस दे सकूँ। मैं उन कंट्रीज में जाके बिजनेस एक्सपेंड करना चाहता हूँ। तो यानी कि मुझे सिर्फ अपनी बैलेंस शीट नहीं बढ़ानी है, मतलब अपना जो ह्यूमन बैलेंस है ना, अपनी डीड्स का, वो भी बढ़ाना है। प्रदीप जी, इंडियननेस बहुत ज़्यादा था उनमें। अब देखिए, पहली कंपनी है भारत की जो ग्लोबल कंपनी बनी, टाटा ग्रुप है। बिल्कुल। तो जिस तरह से, दूसरा समय के साथ बदलाव। बहुत से लोग होते हैं समय के साथ बदलने को तैयार नहीं होते, कि हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं हमको सक्सेस मिली है उसी पर चलेंगे। तो हर समय एक्सपेरिमेंट करते रहना। आज ये बताना हम लोगों के लिए मुश्किल होगा कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें टाटा ग्रुप का इन्वेस्टमेंट नहीं है, कंपनी नहीं है, जहां वो गए। बिल्कुल। चाय पिलाई है तो स्टारबक्स की कॉफी भी उन्होंने ही पिलाई है। उन्होंने पिलाई। अभी डिफेंस में हाँ, जिस तरह का कंट्रीब्यूशन है, आज हम जो डिफेंस में एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें बड़ा योगदान टाटा ग्रुप का है। तो इसलिए जो है, कोई ऐसा क्षेत्र जहां आप देखना चाहते हो कि भारत आगे हो, उसमें आपको टाटा जरूर मिलेंगे। और शायद अपने शब्द हैं कि आई वांट टू सी इंडिया गो प्लेसेस, देश को विकसित देखना चाहता हूँ, तो वो उनके अपने शब्द हैं। और एक चीज उन्होंने कही थी, जिससे शायद हम लोग आज इस कार्यक्रम को भी यहाँ पर समअप कर सकते हैं। जब उनसे पूछा गया था एक इंटरव्यू के दौरान कि आप खुद को कैसे याद करना चाहेंगे, इट्स लाइक वेरी सिंपल, वेरी शॉर्ट, कि मैंने कुछ डिफरेंस करा, मतलब मैं आया एंड आई मेड अ डिफरेंस। एंड आई थिंक हम सभी अग्री करेंगे, ही जेन्युइनली मेड अ डिफरेंस। तो ऐसी शख्सियत को हम अपना नमन कर सकते हैं, और उनकी सीखों को हम आगे चलते हुए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ही सही अगर अपने डिसिप्लिन में ला सकें तो अच्छा होगा। आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया।